पुलिस का इमेज हमने लोगों को बनाया हुआ ना कि एक शायद कोई बहुत मोटा मूंछों वाला हैबतनाक किस्म का होता है पुलिस ऑफिसर, और उसमें कोई सर पे सींग नहीं होते। यू कैन सी मी कि आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, जैसे एक खातून होती है वो भी। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर बच्चों की स्पेशली लड़कियों की स्टडी इतनी प्रमोट नहीं की जाती थी। तो आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट ग्लास सीलिंग। ये सच और झूठ का तयन कैसे करती हैं? सबसे मुश्किल काम इस सोसाइटी में रहते हुए सच और झूठ का तयन करना है। उस जालिम आदमी है, मैं अब क्या कहना चाहिए उसको। जब वो सीसीटीवी में बच्ची को लेकर जा रहा है तो बच्ची उसके साथ बिल्कुल ऐसे लगी हुई है जैसे अपने बाप के साथ लगी होती है। उसकी अफेक्शन था, उसके साथ बॉन्डिंग थी। और जब वो 15 मिनट के बाद वापस आता है उसके पास बच्ची नहीं होती है। देन वी आस्क्ड हिम, उसने कहा मैंने नाले में फेंक दिया। एसपी मुनज़्ज़ा करामत हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि पुलिस में आना कैसे हुआ और चूंकि ये जॉब भी बहुत हार्ड है, किस तरह मैनेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, पुलिस को ही क्यों ज्वाइन किया? पुलिस को ज्वाइन करने की दो वजह थी। एक तो पुलिस सर्विस, आई गेस ये वो वाहिद सर्विस है जिसमें आप लोगों को जिस स्केल के ऊपर हेल्प कर सकते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो किसी और सर्विस में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है माशरे में आपने ज्यादती जुल्म होते हुए देखा कि पुलिस कर रही है तो मैं कंट्रीब्यूट कर दूं इनको इंसाफ देने में, आई थिंक अपना ऑन द रोल प्ले करो। कॉन्ट्रेरी इस परसेप्शन को चेंज करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और एक रीज़न ये वाला भी था कि हमेशा से जो पुलिस का इमेज हमने लोगों को बनाया हुआ ना कि एक शायद कोई बहुत मोटा मूंछों वाला हैबतनाक किस्म का होता है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर वैसा ही नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है, जैसा एक आम इंसान है वैसा ही पुलिस ऑफिसर है। उसकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि वो पुलिस ऑफिसर बना है, उसने एज ए प्रोफेशन चुना है। और उसमें कोई सर पे सींग नहीं होते। यू कैन सी मी कि आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, जैसे एक खातून होती है वो भी। अब सिन पे आहन बन गई हैं। सिंफियान we try to be सिंफियाना, I can say that। दूसरी रीज़न जो मुझे इसमें ये थी क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर बच्चों की स्पेशली लड़कियों की स्टडी इतनी प्रमोट नहीं की जाती थी। तो आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट ग्लास सीलिंग उन तमाम लड़कियों के लिए जो मेरी फैमिली में थी, कि एक ऐसी अनकन्वेंशनल एट दैट टाइम अनकन्वेंशनल सर्विस चूज करना जो कि अनथिंकेबल समझी जाती थी कि जो है वो हमारे खानदान की लड़कियां जो है वो ये करें। सो आई थिंक आई हैड दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, आई वांटेड टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर देम एंड आई वांटेड देम टू रियलाइज कि अगर आप कोई चीज़ चाहो और आप उसके लिए मेहनत करो, यू कैन डू इट एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। ठीक है, आपने सोचा, आपने चाहा और आपके माँ बाप ने आपका साथ दिया तो आप सोसाइटी में एक पुलिस फोर्स का हिस्सा बनी। तो फैमिली में भी कोई पुलिस में था? कोई इंस्पिरेशन थी कि मैंने इन जैसा बनना है, या कोई फील्ड में कोई ऐसा ऑफिसर आपको टीवी से नजर से गुजरा हो? नहीं, मेरी फैमिली में इससे पहले कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। और इसके बाद भी कोई नहीं है। आई थिंक आई एम द ओनली वन। इंस्पिरेशन अगेन वही बात है कि यूनिफॉर्म की एक इंस्पिरेशन तो होती है आपको, जो आपके जहन में होती है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि मेरी सोल इंस्पिरेशन ये थी कि मैं इंस्पिरेशन बनूं अपनी फैमिली के बिल्कुल लिए, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वो वाहिद लड़की थी जो यूनिवर्सिटी गई थी, पहली लड़की जो यूनिवर्सिटी लेवल तक गई हो। सो मैंने बहुत सारी ग्लास सीलिंग उनके लिए ब्रेक की। तो आई थिंक मुझे जब एक मौका मिल रहा था कि मैं ये भी उनको करके दिखा सकती हूँ, सो आई डिड दैट। स्टडी किस सब्जेक्ट में आपकी स्पेशलाइजेशन है? मैंने कॉमर्स, मेजर इन फाइनेंस है मेरा, मास्टर्स इन कॉमर्स है, मेजर इन फाइनेंस है, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने वहाँ से पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है। और फिर सीएसएस की फिर CSS, तैयारी की? हाँ। कोई एकेडमी ज्वाइन की, या आप इतनी लायक थी, इंटेलिजेंट थी कि आपने फिर पास आउट कर लिया नहीं, एग्जाम? मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी। जब मैंने CSS का सोचा या करने का सोचा, मुझे ये भी नहीं पता था कि CSS में एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल ही ब्लैंक थी मैं। तो उसके लिए मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी 3 माह के लिए, ताकि मुझे एक इंट्रोडक्टरी मिल जाए, सारे इंट्रोडक्शन मिल जाए, सारा मिल जाए। फिर मोस्टली CSS की तैयारी आपकी घर बैठ के होती है। हाँ, बट आई वुड से कि इसमें लिए टेस्ट सेशन मैंने ज़रूर दिए, और उसके बगैर शायद ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपके टेस्ट सेशन देते हैं
आपकी प्रैक्टिस होती है, उसमें आपको समझ आती है हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, हाउ टू मोल्ड योर आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, और वो चीज़ें, वो प्रैक्टिस, वो फिर मैंने टेस्ट सेशन ज्वाइन किया था बाद में। तो आपका खतून होना पुलिस में कोई आपके लिए एक होता है ना कि काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है, कोई गाइड नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, फिर आपने खुद इस फील्ड में आने का फैसला किया, तो आपके ज़िम्मे है कि अब आपने सोसाइटी को भी बेहतर करना है और अपने आप को भी ग्रूम करना है। किस तरह ये किया था? देखिए, ये बिल्कुल यही थिंकिंग थी मेरी जब मैं इस सर्विस में आई थी। मुझे लगा था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा और ये होगा। बट आई वुड से कि मेरा एक्सपीरियंस सो फार बहुत अच्छा रहा है। मुझे बहुत अच्छे बॉसेस मिले, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरी मेंटोरिंग की और मुझे बहुत स्पेस दी काम करने के लिए। और मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा इस सर्विस में अभी तक आते हुए, मैंने कोई काम मैं ना कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज़ मैं एक फीमेल पुलिस ऑफिसर हूँ। हुँ, हुँ। अगर आप हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, इट्स मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, योर ऑफिस मैनेजमेंट एंड क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। कुछ ऐसा नहीं मुझे लगा कि ये मैं शायद नहीं कर पा रही या यहाँ पर मैं हैंडीकैप्ड हो रही हूँ क्योंकि मैं फीमेल हूँ। हुँ। मुझे मेरे सबऑर्डिनेट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे मेरी मेंटोरिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई, तो मैं इस चीज़ को नहीं समझती कि मुझे एज़ ए फीमेल पुलिस ऑफिसर किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा, बल्कि जब मुझे आप फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। फ़ायदा इस सेंस में हुआ है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आना चाहते थे क्योंकि उनको लगता है कि खातून पुलिस ऑफिसर ज़्यादा अच्छा सुनेगी हमें। हुँ, हुँ। जो फीमेल विक्टिम्स हैं या फीमेल कंप्लेनेंट्स हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबली आके मुझे बता पाती हैं। इसी तरह जो हमारे सीनियर्स हैं, एट टाइम्स जब उनको ऐसी सिचुएशन होती है तो वो प्रेफर करते हैं कि एक फीमेल ऑफिसर आए हमारे पास ताकि हम सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। आई थिंक मेरा बीइंग अ फीमेल पुलिस ऑफिसर होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ साबित हुई है और एक प्लस साबित हुआ है। वो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर मेल ऑफिसर्स थोड़ा थोड़ा समझ रहे होते हैं कि ऑकवर्ड हो रहे हैं हुँ। हम बीइंग अ फीमेल ऑफिसर हम उसको बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। हुँ, हुँ। एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होती हैं। एट टाइम्स हमें ये कहा शायद उसको वीकनेस समझते हैं कि खातून है वो इमोशनल है, हुँ। वो ज़्यादा एम्पैथेटिक है तो मे बी शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद इट। आप एक कंप्लेनेंट हैं, हाउ वुड यू फील आपको एक ऐसा ऑफिसर सुने जो एम्पैथेटिक होकर सुन रहा है, या आप हाउ वुड यू फील कि अगर आपको एक ऐसा ऑफिसर सुने जो कोल्ड हार्टेड होकर आपकी बात सुन रहा है। आपको फ़र्क ही नहीं महसूस हो रहा कि आप एक दीवार के साथ बात करें या आप एक इंसान के साथ बात करें। सो फीमेल बायोलॉजिकली नेचुरली मोर एम्पैथेटिक होती हैं। लोग उनको बात बताकर समझते हैं कि हमारी बात सुनी गई है, हुँ। विच आई फेल्ट। और मुझे ये लगता है कि ये हमेशा से मेरे लिए तो ऐसे प्लस ही रहा है, मेरा फीमेल होना इस सर्विस में। बाकी तो हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। जब आप एएसपी की सीट पे पहली पोस्टिंग पे जाती हैं, तो क्या फ़ील आ रही होती है? जो सोचा होता है, वो फिर करने की अब ज़िम्मेदारी भी आ गई है और करना भी है। किस तरह मैनेज किया? एज एन एएसपी वो आपकी पहली पहली सर्विस होती है, आपके एनपी के आपके आइडियल्स आपके साथ हुए होते हैं और आके आपको थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है, तो थोड़ा एक इंसान को थोड़ा धचका ज़रूर लगता है कि हम ये पढ़ के आए थे यहाँ पर ये हो रहा है। हुँ। लेकिन विगर में उसी में ही है जहाँ पर आप सिस्टम को चैलेंज करके करना स्टार्ट करो। हुँ, हुँ। अ, अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। जब मैं एज एन एएसपी आई थी और मेरे पास पहली दफ़ा ये केस आया और मैंने उसको कहा कि इसका केस रजिस्टर करो, तो उसने कहा कि मैडम यहाँ पर तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छा। हस्बैंड के खिलाफ तो नहीं होता, कानून ही नहीं है। तो मैंने कहा कि कैसे कानून नहीं है, यहाँ पर बुक है हमारे। कहते उसने मुझे कहा कि मैडम हम ना डीएसपी लीगल से ले लेते हैं ओपिनियन। सो मैंने कहा चलो ठीक है। सो हमने उससे ओपिनियन, तो वो हंसने लगे, कहते मैडम अदालतें हमारा मजाक उड़ाएंगी कि हम हस्बैंड पे पर्चा कर रहे हैं। हुँ। तो आई वाज लाइक कि यहाँ लॉ में कहीं लिखा हुआ है, ये वहाँ किस लिखा ज़िले हुआ की है बात हो रही एनी है? पर्सन हो रहा किस है। ज़िले की बात हो रही है? किस फैसलाबाद, सूबे की बात हो रही है? फैसलाबाद, अच्छा, फैसलाबाद, फैसलाबाद। फैसलाबाद जैसा सही प्रॉपर शहर। एंड आई टुक अ स्टैंड, मैंने कहा हंसने दें आप, चेंज यहीं से स्टार्ट होता है। हुँ। और आज भी मैं देखती हूँ कि जब हमने मतलब आज के दौर में और उस टाइम के, हालांकि वो बहुत पुरानी बात नहीं है, कितना माइंड और हमने इवॉल्व किया इस चीज़ को, माइंडसेट चेंज हुआ है, हमारी प्रैक्टिस चेंज हुई है।
ये तभी होती है जब आप स्टैंड लेना शुरू करते हैं, और स्टैंड इसी तरह लिया जाता है जैसे एएसपीज को भर्ती करने का या उनको अपॉइंट करने का मकसद ही ये होता है कि वो चेंज लेकर आए, वो सिस्टम को बेहतर करें, वो स्टैंड लें जहाँ पर सही हो रहा है, जहाँ पर सही है, जहाँ पर गलत है उसका स्टैंड लें, क्लियर करें उसको। तो आई थिंक यही। ये सच और झूठ का तयन कैसे करती हैं? मेरे ख्याल से इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे मुश्किल काम इस सोसाइटी में रहते हुए सच और झूठ का तयन करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ना तो कंप्लेनेंट सच बोल रहा है, ना ही एक्यूज सच बोल रहा है। इंटरेस्टिंगली ना ही कंप्लेनेंट 100% झूठ बोल रहा है, ना ही एक्यूज 100% झूठ बोल रहा है। इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट्स ऑल ग्रे। एक लेयर सच की आएगी उसमें झूठ की आमेजिश, फिर एक लेयर सच की आएगी उसमें झूठ की आमेजिश। तो दिस ग्रे फैक्टर जो कि हमारा है, जो ना कंप्लेनेंट का भी ग्रे है, जो कि एक्यूज्ड का भी ग्रे है, उसमें से सच को निकालना, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब जो इन्वेस्टिगेशन में है हमारे। तो आपके लिए मुश्किल है कि आसान है? देखिए, शायद हम लोग रोजाना इतने कंप्लेनेंट्स को सुनते हैं कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ही इज डूइंग समथिंग फिशी और ये वाली बात ये ठीक कर रहा है। वो चीज़ें शायद विद एक्सपीरियंस हमारे पास आ जाती हैं जिसमें हम ये चीज़ कर लेते हैं, बट ये दिस गोज विदाउट सेइंग कि ये डिफिकल्ट तो है। क्योंकि देखें, हम शायद ये प्रजम्पशन बाहर सारे कंट्रीज में होती होगी कि कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट सच ही बोल रहा होगा ना। अनफॉर्चुनेटली हम वो प्रजम्पशन नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है। और फिर आपको दोनों पार्टीज को बैठते हुए फिर आप एविडेंस के ऊपर फोकस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ओरल एविडेंस बिकता है, आपके गवाह बिकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, तो वो भी बड़ा इंसाफ भी बिकता है। इंसाफ भी बिकता है। हमारी एक बच्ची लापता हुई थी लोअर माल से। किडनैपिंग का केस किडनैपिंग का केस था। वो 2.5-3 साल की बच्ची थी। इतना अच्छा थॉरो वर्क मेरी टीम का मैंने इससे पहले नहीं देखा, क्योंकि वो हमारे लिए थॉरो इसलिए हमने करना पड़ा हमें उसके अंदर, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव केस इस सेंस में था। 2.5-3 साल की बच्ची है, गली में खेल रही है और गुम गई है। हमने पहले उसका 1 किलोमीटर का रेडियस बनाया। 1 किलोमीटर के रेडियस से हमने एक एक घर, एक एक कैमरा हमने वो चेक किया। फिर हमने उसका रेडियस इंक्रीज करके 5 किलोमीटर का रेडियस कर दिया। 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमने एक एक घर चेक किया। फिर हमने वहाँ पर सर्वेज कराई। बेसिकली हमें ये था कि हमें पता चले कि उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा कौन सा बंदा था जो यहाँ से गया है या कुछ अरसे के बाद वापस आया है। हमने एक एक घर का सर्वे किया, एक एक कैमरा चेक किया, हमने फुटेज चेक की एंड समथिंग। शक वैसे हमें पहले दिन उनके घर के एक मुलाजिम के ऊपर हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली को उस मुलाजिम के ऊपर इतना इत्मीनान था कि इन्होंने कहा कि इसको आप शामिल तफ्तीश ना करें। हमने उसको लाया, हम उसको 3-4 घंटे हमने उससे बात की। उसकी बातों में शायद हमारी पुलिस में शायद एक कैसे ना सिक्स सेंस होती है, तो हमें पहले दिन से उसके ऊपर शक था। उसकी कुछ बातें भी करॉबोरेट नहीं हो रही थी। इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट, तकरीबन 15 दिन के एफर्ट के बाद इट टर्न्ड आउट कि वो उसी सेम लड़के ने उस बच्ची को ले गया था और जाके नाले में फेंक दिया। क्या वजह बनी थी इसके पीछे नाले में फेंकने की? एक घर का वो फर्ज जिस पे घर वालों ने इत्मीनान किया हुआ है कि उनकी बेटी को ये नहीं लेके जा सकता, उसने आखिर सोचा क्या? उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया? बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू में तो ये था क्योंकि रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। हमें एविडेंस ये मिला कि वो बच्ची को, अच्छा आप देखें वो उस जालिम आदमी है, मैं क्या कहना चाहिए उसको, जब वो सीसीटीवी में बच्ची को लेकर जा रहा है तो बच्ची उसके साथ बिल्कुल ऐसे लगी हुई है जैसे अपने बाप के साथ लगी होती है। उसकी अफेक्शन था, उसके साथ बॉन्डिंग थी। और जब वो 15 मिनट के बाद वापस आता है उसके पास बच्ची नहीं होती है। देन वी आस्क्ड हिम, उसने कहा मैंने नाले में फेंक दिया। और वजह क्या है कि मुझे उसकी बच्ची के मामू पे गुस्सा है। बच्ची के मामू पे गुस्सा है कि मैं इसके जो बच्ची का मामू है उसके साथ मैं कराची गया, वहाँ उसके मामू के साथ वारदात हुई और इसने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो वारदात मैंने कराई है। 2 फ़ोन थे, वो चले गए हैं कि मैंने इनकी फैमिली के साथ मैं बहुत अच्छे तरीके से रहा हूँ और इन्होंने मुझ पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाया। मुझे इस चीज़ का ग्रज था, इसलिए मैंने बच्ची जो है वो दरिया में। इतनी सी वजह थी हमारी। अनफॉर्चुनेटली हम मेंटल इश्यूज़ को हमारी सोसाइटी में हम उसको सीरियस नहीं लेते। एक्चुअल में उस बंदे के साथ, वो बंदा नॉर्मल नहीं था, उसके मेंटल इश्यूज़ थे और ये चीज़ हमने बहुत आसानी से बहुत सीधा आइडेंटिफाई कर लिया, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन। अब वो उस घर में रह रहा है, 10 साल से उस घर के अंदर रह रहा है और वहाँ से लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
आपके राइट लेफ्ट में, आपके दोस्तों में, आपके घर में अगर आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स या ऐसी खातून है जो कि मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रही है, वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या उसको डार्क थॉट्स आ रही हैं और आप ये अंडरस्टैंड करें, ज़रूर उनको डॉक्टर को चेक कराएं। बिकॉज़ ये जिस तरह कोई और फिज़िकल बीमारी है, बिल्कुल इसी तरह से ही मेंटल बीमारी है। जिस तरह फिज़िकल बीमारी जो है उसकी इलाज ज़रूरी है एक इंसान की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इसी तरह मेंटल हेल्थ या मेंटल बीमारी का भी इलाज होना उतना ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसे लोग ना सिर्फ कभी खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर अपने इर्द गिर्द वालों को नुकसान पहुंचाते तो हैं। ऐसे इस केस में भी हमें देखने को मिला कि एक घर का मुलाजिम 10 साल से मुलाजमत कर रहा है, घर वालों का एतमाद इस कदर बढ़ चुका है कि उन्होंने अपनी बेटी के गायब होने का इल्ज़ाम, जबकि पुलिस ने लगाया कि इसने ही किया होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उसने एक छोटी सी वजह बना के एक बच्ची की जान ले ली। यकीनन इसके पीछे जो आपने इश्यूज बताए हैं वो हो सकते हैं, अगर उसको राइट टाइम उसको देख लिया जाता, चेकअप करा लिया जाता, तो ये 3 साल बच्ची की जान बच सकती थी। क्योंकि इस तरह के इश्यूज आपके अंदर बॉटल अप होते रहते हैं और फिर कोई एक ट्रिगर बन जाता है उसका। जैसे आप कह रहे हैं ना, एक छोटी सी बात, जब इंसान ऑलरेडी इतना बॉटल्ड अप होता है तो उसको एक छोटी सी बात ट्रिगर कर देती है एंड देन वो फिर वो सारा बस्ट होके बाहर आता है। वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो किसी दूसरे को भी नुकसान तो पहुंचा जब सकता आपने उसको पकड़ा और पता चल गया कि इसने एतराफ़ भी कर लिया, तो उससे पूछा होगा कि लड़की को फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? कोई एक दिल में ख्याल भी आया होता है कि बच्ची को 3 साल से वो देख रहा है, पाल रहा है माँ बाप के साथ, बल्कि माँ बाप से ज़्यादा टाइम वो दे रहा है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसके साथ। तो कैसे उसने हिम्मत की और नाले में फेंक दी? ही वॉज जस्ट ऑफ दिस ओपिनियन कि मैं उस टाइम गुस्से में अंधा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे इस फैमिली पे बहुत गुस्सा था, मुझे बच्ची के मामू पे बहुत गुस्सा था और मुझे कोई और तरीका समझ नहीं आया वो गुस्सा निकालने का कि मैंने ये किया। आप रवायती कल्चर में का हिस्सा तो नहीं बन गई? आपने जो सोचा, जो आपके एम थे, जो आपके मिशन थे, उसको फुलफिल कर रही हैं? मेरे ख्याल से इसके बेहतर जज वो लोग होंगे जो कि मेरे पास आते हैं या जिनके मैं काम करती हूँ। मेरे ख्याल से एक खुद बंदा ज़्यादा अपने इनर हवाले से बात सेटिस्फेक्शन, कर सकता है, इनर सेटिस्फेक्शन की इनर बात कर। सेटिस्फेक्शन की बात यह है कि आप, मैंने जैसे आपको बताया ना कि इस सर्विस में आपके पास रूम ही इतना ज़्यादा है लोगों को रिलीफ देने का। फिर एक चीज़ और है कि मैं बहुत रियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मैं यूटोपियन ना बेंचमार्क्स बनाती हूँ, फिर क्योंकि यूटोपियन चीज़ें कभी अचीव नहीं हो पाती, तो उतना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर रहने वाले मैं अपने बेंचमार्क्स बनाती हूँ और मैं उनको अचीव करती हूँ और मैं उन्हीं से अपनी सेटिस्फेक्शन ड्रॉ करती हूँ। जो सर्कल ऑफ डिज़ायर है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन अंडरस्टैंड करने की बात ये है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है आप उसके अंदर रह के मैक्सिमम काम करो, और बहुत रूम है लोगों को रिलीफ देने का, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है। मेरा सवाल है, मैं दोबारा बता देता हूँ, रवायती पुलिस कल्चर का हिस्सा बन गई हैं या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि मैं बनी हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि मैं ये बनूँ। लेकिन ये तो फिर अगेन मैंने बताया कि वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने जिनका मेरे से वास्ता पड़ता है, या वो बता सकेंगे जिनका मेरे से फ्यूचर में वास्ता पड़ेगा, बट सो फार आई डोंट थिंक सो आई एम, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। बिल्कुल ठीक है जी। नज़ा करामत के हवाले से हम जानना चाह रहे थे कि आखिर ये पुलिस में आई कैसी, वो सारी बातें हमने जानी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।